ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा फटाफट से। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3, तीसरे दिन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी अच्छे अच्छे सेक्शंस हम देखने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा। आप सबके कमेंट मुझे दिखते हैं, आपको औरों के कमेंट नहीं दिख रहे। मैंने कल ही कहा था, आप कमेंट करते चलिए, ठीक है। ओके ओके ओके, सिद्धार्थ, सारिक भाई, संचिता, एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। दोस्तों, आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, और उसमें हम लोगों ने क्या क्या कर दिया है जरा आप स्क्रीन पे आप देखते रहिए। डे 1 में हम लोगों ने टोटल 5 सेक्शन कवर किए थे। सेक्शन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। बातचीत हम थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा यह है कि सर हम लोग डे 3 को पहले समझ ले और फिर एंड में सारा क्यूमुलेटिव एक बार रिवीजन कर ले। डे 2 में हम लोगों ने अगेन 4 सेक्शन देखे थे, 14 और 15। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 की कोई भी पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, और देन आफ्टर सेक्शन नंबर 17 हमने एंड किया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग डे 3 में, और डे 3 में आज हमको सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 5 सेक्शन करने हैं। और अगर हम बात करें 2.5, ये एक ही हेडर हमें कवर करना है। जैसे डे 1 को सिर्फ 2.1 कवर किया था, डे 2 को 2.2, 2.3, 2.4 कवर किया, और आज सिर्फ 2.5 कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको आपका एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूं कि चैप्टर में क्या होने वाला है। दोस्तों चलो आइए यहाँ पे अभी शुरुआत करते हैं, बाद में एंड में रिवीजन भी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी एक समराइज तुमको आइडिया देता हूं, पे अटेंशन। ओके दोस्तों, आज का टारगेट इतना है। अभी लिखने मत लग जाना तुरंत, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। जो बच्चा एंड तक रहेगा उसे सारी चीजें बहुत अच्छे से ऐसे भी समझेगी। जो एंड तक नहीं रहेगा भाई, फिर तो अब क्या ही बताएं। लेकिन उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से करेंगे। पढ़ने क्या वाले हम लोग, शॉर्ट में तुम्हें बता दूं तो तुम्हें और मजा आएगा, और मॉड्यूल्स बाद में जब रीड करेंगे तो 100% समझने वाला है। रैदर यही लिखना है, मैं आपको बोल के चल रहा हूं, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। अभी चार्ट मत लिखिए फिलहाल, बाद में मैं आपको दूंगा बेटा टाइम, अभी सिर्फ सुन लीजिए। हम लोग सेक्शन 18 पढ़ेंगे, जहां पे उन्होंने कहा है कि पार्टनर एज ए एजेंट। और हमने ये कहीं ना कहीं हमको आइडिया था कि हर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट इस रिलेशनशिप में रहता है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति कोई भी कांड करेगा, ठीक है, बिजनेस फर्म में कोई भी काम करेगा, कांड करेगा, उसके लिए बाकी लोग भी जिम्मेदार रहेंगे। ऐसे कुछ तो सेक्शन नंबर हमको 18 में पढ़ना है। डिटेल में हम लोग जाएंगे, पढ़ेंगे करके ओवरव्यू दे रहा हूं। सेक्शन नंबर 19 1 और सब सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2, ये दोनों ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाले जब हम पढ़ेंगे। ये बात करते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी की, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में सवाल देखे गए हैं। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस चीज पे ध्यान देना कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अलर्ट रहना है करके, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20 पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन। कोई पार्टनर पे तुम कोई रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो क्या, या क्या। सेक्शन 21 पढ़ेंगे इमरजेंसी अथॉरिटी, क्योंकि पार्टनर को कोई इमरजेंसी में आप लोगों ने कोई काम किया पार्टनर ने, जैसे कल भी हमने देखा था, तो फर्म बाउंड है कि उसको भरपाई करके दे। और सेक्शन 22 बाइंडिंग ऑफ फर्म, एक्ट डन इन फर्म्स नेम, इंटेंट टू बाइंड द फर्म। फर्म के नाम पे कोई भी काम किया, अगर क्राइटेरिया बैठ रहा है तो फिर फर्म उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। छोटे छोटे सेक्शन से, ज्यादा बड़े नहीं है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी 18, 19, 20, 21, 22 5 सेक्शन की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे आइए, और यहाँ पे अब आपको लिखना है तो लिखना शुरू कर सकते हो बेटा। सेक्शन नंबर 18 मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये रहा, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। सेक्शन नंबर 18 लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लो। सीधा लिखने पे मत जाना, पहले समझ लो, उसके बाद में टाइम दूंगा। एवरीवन, आवाज नहीं आ रही ईश्वरी? मेरे हिसाब से तो आवाज क्लियर आ रहा है। अपना मोबाइल का आवाज बढ़ाइए। अब आवाज आ रहा है क्या? प्लीज कमेंट कीजिएगा ईश्वरी। सबको आवाज आ रहा है बेटा? एवरीवन, दोस्तों यहां पे देखिए क्या कहा है कि कंसेप्ट ही क्या बोलता है, पार्टनर एज एजेंट। एवरी पार्टनर, हर पार्टनर बेटा, म्यूचुअल एजेंसी में हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में तुम लोग हो तो तुम अपने आप में कौन से कैपेसिटी में रहते हो बेटा? दोनों ही कैपेसिटी में रहते हो। क्या? सबसे पहला प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल और क्या राजा, एजेंट। ये वर्ड तो तुमने सुने ही रहेंगे। हाँ सर, सेक्शन 18 में हमें अच्छे तरीके से बता दीजिए, बताता हूं। बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म, फॉर विच पर्पस? फॉर बिजनेस पर्पस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सर कि अगर कोई पार्टनर
अपने पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस का काम होने के बाद वो रास्ते में किसी व्यक्ति से कुछ खरीद रहा है, घर पे लेके जाना है, भाई आइसक्रीम खरीद लिया, और उसका पैसा अगर उसने नहीं चुकाया तो बाकी पार्टनर नहीं देंगे। ये तुमको समझ रहा है क्या? पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। हमेशा तुम लोग जब ये लॉ की बात करते हो बेटा, तो एक चीज ध्यान में रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा शब्द है बट बिजनेस पर्पसेस आपको डाली देना है लिखते वक्त, कि पार्टनर, प्रिंसिपल, एजेंट कौन से केस में रह गए, वो काम जो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल व्हेन वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द फर्म। जब वो कहीं बाहर जाता है, वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द फर्म, तो वो अपने आप में मालिक की तरह रहता है। वो बोलता है कि मेरे को अधिकार है, मेरे को अथॉरिटी है, तो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। एंड एजेंट व्हेन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्या बेटा? अदर पार्टनर। जब ये पार्टनर बाहर जाएगा, ये पार्टनर बाहर जाएगा और इन बाकी पार्टनर के बिहाफ पे कोई डील कर रहा है, तो वो इस कैपेसिटी में जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं तो एजेंट भी हूं। किन लोगों का एजेंट हूं? इन बाकी सारे लोगों का जो नहीं आ पाए। तो राजा, ये लैंग्वेज को बहुत आराम से समझना, टाइम में दूंगा आप लोगों को। इसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के मॉड्यूल में बताया है, कहना यही चाहते थे। प्रिंसिपल कब होता है सर? व्हेन पार्टनर वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द फर्म। तो उसे आप खुद के लिए काम कर रहा है तो प्रिंसिपल है, ये खुद के लिए गया, प्रिंसिपल है। लेकिन यही व्यक्ति जब एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पार्टनर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एजेंट करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही कैन बाइंड द फर्म ओनली फॉर एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ क्या बेटा? फर्म्स बिजनेस। डेफिनेटली याद रखना, पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस के काम छोड़ के ये कोई भी काम करेगा, उसके लिए पार्टनर जिम्मेदार रहेगा, मतलब फर्म को जिम्मेदार ठहराया जा नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हो, फिर सेक्शन नंबर 18 डन हो जाएगा। इफ पार्टनर ए डील्स विद द क्लाइंट टू सेल गुड्स ऑफ द फर्म, इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर। क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, वो सेल की बात कर रहा है, फर्म के गुड्स सेल करने की बात कर रहा है, तो फर्म से रिलेटेड कोई भी काम के लिए अगर कोई भी पार्टनर किसी को कमिटमेंट करता है, प्रॉमिस करता है, तो यस, वो फर्म को भी उस चीज के लिए जिम्मेदार बना देता है, ओके। बट इफ ए सेल हिज पर्सनल कार, उसने अपनी पर्सनल कार बेच दी, ओके, इन द फर्म्स नेम, इट इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू फर्म्स बिजनेस। अब देखो बेटा क्या हो गया ना, यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, मैं आपको बताता हूं। ये एक पार्टनरशिप है, ओके, और पार्टनरशिप का मेन बिजनेस क्या है पता है? सर्विस। पे डॉक्टर लोग हैं, ये सारे डॉक्टर लोग हैं, तो इनका मेन पार्टनरशिप था कि हम क्लाइंट की सेवा करेंगे, सर्विस देंगे, और वहां से जो प्रॉफिट होगा वो एक दूसरे में बांट देंगे करके। अब क्या हुआ, ये एक पार्टनर ने बाहर जाके रेंट पे कोई जगह ली, और ये ऑन बिहाफ ऑफ ये सारे पार्टनर गया था कि क्लिनिक हमें खोलना है भाई, तो क्लिनिक के लिए हमें जगह चाहिए। उसने एक जगह फाइनल की और रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया। तो इसने किया हुआ रेंट एग्रीमेंट के लिए बाकी के पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? आंसर इज यस। वाई सर? क्योंकि ये पार्टनर किसके लिए गया था? बिजनेस पर्पस के लिए गया था, और बिजनेस पर्पस के लिए कोई एक व्यक्ति, एक पार्टनर भी गया, तो उसके काम के लिए फर्म बाइंडिंग रहेगा, नो इश्यू। सर, अब इस पार्टनर का एक पर्सनल कार था, खुद का कार था, प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह कुछ नहीं, ये किसी व्यक्ति को बेचता है, इस कार का कोई फ्रॉड होगा, बंद कार को बेच देगा, कुछ भी कांड करे, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं। सेक्शन 18 में सिर्फ इतना याद रखना, अगर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है बेटा, तो वो याद रखो, पर्सनल ट्रांजेक्शन है तो उसमें अगर लाइबिलिटी आएगी, आई रिपीट लाइबिलिटी आएगी, तो फर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बट कनेक्ट करना सेक्शन को, ये कार वो सेल कर रहा है फर्म के कॉन्टैक्ट यूज करके, और इसमें प्रॉफिट छाप रहा है, तो मुझे बताओ, लाइबिलिटी तो फर्म नहीं लेगा, बट प्रॉफिट छापा, तो क्या फर्म ये प्रॉफिट, कार बेचा पार्टनरशिप का नाम यूज करके, कॉन्टैक्ट यूज करके, और प्रॉफिट छाप लिया, तो क्या ये प्रॉफिट को फर्म मार्क सकते है क्या? और हाँ तो कौन से सेक्शन के अंदर कमेंट करना फर्म कहेगा। मैं एकदम आराम से तुम्हें सारी चीजें ना बताते होगा, 2 बार बताऊंगा, सेक्शन 18 हो गया है। मतलब देखो, तुमने मेरे तक डाउट नहीं लाया बेटा, बट मैं ही डाउट रेज कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इतना इतना तो तुम्हें आंसर करना ही पड़ेगा। एवरीवन केस समझा? बिजनेस के रिलेटेड अगर पार्टनर बाहर जाता है तो फर्म को जिम्मेदार बना सकता है, बाइंडिंग ऑन द फर्म। पर्सनल केसेस की लाइबिलिटी नहीं आएगी, बट पर्सनल केसेस में वो बराबर बेटा। यस प्रणव, यस पुष्कर, यस यस वेरी गुड बेटा, यस मैथिली, ओम। सेक्शन 16 के अंदर प्रॉफिट कमाया तो ले लेंगे, वेरी गुड। ये कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब अच्छी बात है।
बेटा मैं आपको टाइम दूंगा, सेक्शन 18 लिख लीजिए, 5 में से एक सेक्शन खत्म हो गया, वाह मजा आ गया सर, 4 ही बाकी है। तो थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करेंगे, 4 सेक्शंस के लिए पेशेंस दे देना। आज का ये लिख लो, पार्टनर एजेंट सेक्शन 18, और लिख लिया तो फिर सिंपल है बेटा, क्या टाइप करने का, DONE, डन। तो मुझे समझेगा कि आप किससे रिलेटेड बात कर रहे हो। नोट्स लिख लिए सर, खत्म हो गया। आज 5 सेक्शन में से एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया, सेक्शन नंबर 18, जो कहता है कि पार्टनर ये एजेंट रहेगा फर्म का। तो इसका मतलब होता है कि जो भी पार्टनर ऑन द कैपेसिटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसे शब्द आता है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी काम, कोई भी डील, कोई भी व्यवहार अगर करेगा तो उसके काम के लिए फर्म जिम्मेदार होगी। हर पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। प्रिंसिपल कब होता है, जो खुद के लिए काम करता है ना, फॉर द फर्म के लिए काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में काम करता है। बट अदर पार्टनर के बिहाफ पे जाता है तो वो एजेंट की कैपेसिटी में जाता है। चलो 2 से 3 बच्चों ने मैसेज कर दिया। सो हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, और यहाँ पे आप लोग बहुत शांत हो जाना, दिमाग में इधर उधर का थॉट चल रहा है बिल्कुल बाहर, क्योंकि बेटा सेक्शन नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोगों का एग्जाम का 7 मार्क्स का सवाल सीधा सीधा सेक्शन नंबर 19 पे बन सकता है। और सेक्शन नंबर 19 बोलता है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं पहले ही कर रहा हूं, कह रहा हूं बेटा कि मैसेज वैसेज चल रहा होगा, फोन दूर रखिए, अच्छे से बैठ जाइए एक जगह पे और फोकस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चलने वाला है। पहले तो पढ़िए, लाउडली पढ़िए, घर पे हो तो भी लाउडली पढ़ो भाई, मेरे को आवाज सुनाई देगा, तू बोल, है ना। नहीं बोल रहा है तो फिर खुद के साथ ही गलत कर रहा है। बोल, सेक्शन 19 क्या है, ये बोलते भी नहीं आता, इंप्लाइड अथॉरिटी, एवरीबॉडी क्या, इंप्लाइड अथॉरिटी। भाई बोल जल्दी, किसका वेट कर रहे हो, इंप्लाइड अथॉरिटी। जिन्होंने बोला वेरी गुड बेटा, आओ यहाँ। इफ पार्टनर, अ पार्टनर हैज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब अथॉरिटी टू डू यूजुअल बिजनेस और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्या बेटा, फर्म। सर जैसे बताता हूं, द फर्म इज बाउंड टू एक्ट डन बाय द पार्टनर in the usual course of business in the firm name or intend to do bind the firm। सेक्शन 19(1) ये कहता है कि सर देखो, ये लोग 1, 2, 3 और 4, मैं बता रहा हूं तुम्हें बेटा, समझा रहा हूं, मुझे पता है यहाँ पे नहीं समझा रहेगा, मैं तुम्हें एक बात बता, ठीक है। सपोज AKCA में ये 4 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी। तुमने क्लास लगाया और तुमको दिख रहा है कि बैनर पे चारों चारों फोटो आ रहे हैं सर, चारों लोग मस्त दोस्त दोस्त है, सब साथ में रह रहे, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक स्टूडेंट आता है, मिस्टर ए के पास फीस दे देता है, एक स्टूडेंट आता है, मिस्टर बी के पास फीस दे देता है, ठीक है। तुम्हारा इंटरनल क्या है पता नहीं था, लेकिन एक बच्चा आया, उसने अपना सारा फीस मिस्टर डी के पास दे दिया। क्या इसका ये सोचना वैलिड है कि अगर ये पार्टनर है तो इसका इंप्लाइड, इंप्लाइड मतलब क्या बेटा, ऑटोमेटिक ये अथॉरिटी आ जाता है कि ये भी फीस रिसीव कर पाएगा। आंसर इज यस, इसी को इंप्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। जैसे मैं पूछूंगा ना बेटा, अगर ए को फीस दिया, बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, चलेगा क्या। मतलब अगर इस स्टूडेंट ने किसी एक व्यक्ति को भी फीस दिया तो माना जाएगा फर्म के पास फीस आ गया, तुम बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब ही तुमने क्या, किस चीज को एक्सेप्टेबिलिटी दी, तुमने इस चीज को एक्सेप्टेबिलिटी दी कि पार्टनर में सर ये इंप्लाइड अथॉरिटी है, ये ऑटोमेटिकली माना जाएगा सर कि अथॉरिटी है उस पार्टनर को जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यूजुअल बिजनेस एक्ट है, वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कर सकता है। मतलब मिस्टर डी AKCA के बिहाफ पे फीस रिसीव कर सकता है, ये तो नेचुरल केस है, यस और नो। इसको इंप्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंप्लाइड अथॉरिटी। ओके, दूसरा एग्जांपल देता हूं ये समझाने के लिए। दोस्तों समझो, आप लोगों को हमने कहा कि भाई एक, मतलब यही 4 पार्टनर है, और 4 पार्टनर है तो एक डिसीजन लेना था, सपोज डील करनी थी, रेंट का डिपॉजिट देने का बात था। ये चारों लोग गए, और चारों लोग गए और उन्होंने सारा प्रॉपर्टी देखा, तब वो लैंडलॉर्ड भी वहां पे अवेलेबल था, मतलब मौजूद था उस टाइम पे। इनमें से एक बंदा जाता है और बोलता है कि ठीक है सर, हमको ना मंजूर है, हम आपके सारे रेंट के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी रहेगा रेंट कितने इंक्रीज होगा वगैरह वगैरह जो भी तुम बोलोगे, और हम आपको ना डिपॉजिट दे देंगे, आप हमारे नाम पे बुक कर दो। तो क्या ये लैंडलॉर्ड मानेगा कि ये एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ सारे पार्टनर बोलेगा। आंसर इज यस। कुछ चीजों में आप इंप्लाइड या अज्यूम कर लेते हो कि एक पार्टनर जो बोल रहा है वो इस ऑन बिहाफ ऑफ सारे पार्टनर भी बोल सकता है करके, और उसको उतना अथॉरिटी है। ये बहुत
चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, इस वर्ड को समझना, मुझे पता है आधे बच्चों को समझ आ चुका है, लेकिन इसका मेन ब्रह्मास्त्र निकलता है सेक्शन नंबर 19(2), ठीक है, और यही आईएमपी है, यही आईएमपी है, यही से 7 मार्क्स का सवाल आता है। अनलेस देर इज ट्रेड कस्टम, जब तक कोई प्रथा परंपरा नहीं है, पार्टनर कैन नॉट डू विदाउट एक्सप्रेस परमिशन। ये जो आपको केसेस दिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 केसेस इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें इंप्लाइड अथॉरिटी रहती नहीं है, और यही एग्जाम में पूछा था। मतलब आज के लेक्चर का मैं कहूँ ना, मैक्सिमम टाइम अगर मेरा जाएगा और मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2 आप पकड़ के चलो कि कौन से केसेस में इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लिखना शुरू करोगे तो भी चल जाएगा। एक्ट नॉट अलाउड, ये मॉड्यूल में सेम चीज दिया है, बड़े घुमा फिरा के सब्जेक्ट टू प्रोविजन टू, भाई तू ये याद रख, अल्टीमेटली कंसेप्ट ध्यान रख, इन कामों में इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं रहेगा। जैसे सर 19(2) सबसेक्शन ए क्लॉज ए, सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। सर बताओ क्या ये चीज, ठीक है, सेंडिंग फर्म्स लीगल डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन विदाउट अप्रूवल, सेंडिंग फर्म्स लीगल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ फर्म। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सारा केस बताता हूँ। पहले तो एक वर्ड आया आर्बिट्रेशन, ये एग्जैक्ट हुआ था 2 भाइयों के बीच में। ये वर्ड तुम्हें बता देता हूं, एक तुमको पता भी रहेगा, नहीं तो मैं समझा देता हूं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और आर्बिट्रेटर बने थे कोकिलाबेन। कोकिलाबेन का मतलब उनकी मम्मी। धीरूभाई अंबानी जाने के बाद, ये वर्ड का तुम्हें आइडिया दे रहा हूं बेटा, आर्बिट्रेशन में इंडिया में लीगल ये हुआ था क्या, तो बता देता हूँ, फिर मैं आपको मतलब बताता हूँ कि क्यों नहीं जा सकता, इसे इंप्लाइड अथॉरिटी क्यों नहीं बोला जाए। धीरूभाई अंबानी के बाद, जाने के बाद, मुकेश अंबानी जो जियो है बेटा, अभी जिनका जियो है, इनको बहुत ऐसे उम्मीद थी कि वो टेलीकॉम बिजनेस वो खुद चाहते थे, लेकिन अनिल अंबानी बोला नहीं, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो इन 2 भाइयों में झगड़े हो गए। तो जब घर के झगड़े, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये लॉ सब्जेक्ट में है, सीएस एग्जीक्यूटिव को जब हमने वहां पे पढ़ाया था, जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो ये वाली चीजें वहां पे आई थी, तो इसलिए मेरे को पता है। तो सुन लो, ये ज्ञान ले लो, काम में आएगा। तो जब तुम्हारे घर की बात है, तुम लोग कोर्ट वगैरह में बाहर नहीं लेके जाना चाहते, तो तुम एक आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बात ये दोनों में से कोई भी नहीं टालेगा, दोनों लोग जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो लीगलिटी, उसको लीगल मान्यता रहेगा। कोकिलाबेन ने बोला ना ये तू कर, ये तू कर, तो इसके बाद ये दोनों भाई एग्री करेंगे, जो कोकिलाबेन बोलेंगे मम्मी बोलेंगे, और इसके आगे आगे मतलब इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। आर्बिट्रेशन का वर्ड समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो तुमने कोर्ट ना जाते हुए सेटलमेंट की बात कर ली, ठीक है मामा तुम बोलो वो। तो बेटा मोबाइल फोन, मतलब रिलायंस ना, एक टाइम था, बहुत टाइम पहले, अभी तो जियो यूज कर रहे हैं, उससे पहले भी रिलायंस का शेयर या रिलायंस का फोन हुआ करता था, सिम कार्ड और फोन हुआ करता था, शेयर क्या बोला, सिम कार्ड और फोन। और ये अनिल अंबानी के पास गया था, वो कंपनी डूब गई। कब की, वो मोबाइल सिम कार्ड वाली, टेलीकम्युनिकेशन वाली, रिलायंस का भी, टाटा का कार्ड आता था डोकोमो, वैसे रिलायंस भी था। लेकिन मुकेश भाई ने हार नहीं माना, आज जियो खड़ा कर दिया, वो छोड़ो। लेकिन आर्बिट्रेशन में कोकिलाबेन ने कुछ बिजनेस मुकेश अंबानी को दिए, कुछ बिजनेस अनिल अंबानी को। आज एक भाई बहुत आगे, एक भाई कर्जे में डूबा है, छोड़ो उसकी बात नहीं करते। बट आर्बिट्रेशन का मतलब तुम्हारा जो डिस्प्यूट्स है, लीगल डिस्प्यूट्स, वो आर्बिट्रेटर को दे देना विदाउट क्या बेटा, अप्रूवल। ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है जहां पे 4 पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, ओके, 4 पार्टनर वर्सेस समझ लो कोई एक तीसरा पार्टी, इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में मैटर होगा, जो भी होगा, डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत मेजर मेजर कंसर्न, मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये व्यक्ति बोलेगा किसी एक पार्टनर को, मैं तेरे को ना चल पर्सनल बेनिफिट देता हूं, एक काम कर, ये डिस्प्यूट ना तो आर्बिट्रेशन में लेके जा, मतलब कोर्ट से बाहर लेके जा, और तू एग्री कर ले, बाकी पार्टनर को मैं देख लूंगा, और मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि तू एजेंट है, तो तूने जो काम किया ना, तेरा इंप्लाइड अथॉरिटी था कि तू परमिशन कर सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब आई रिपीट कि लीगल डिस्प्यूट्स वाले मामले एक पार्टनर नहीं डिसाइड कर सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा इंप्लाइड अथॉरिटी है तो मैंने बोला तो अभी चलो सबको जाना पड़ेगा ना। दूसरे एंगल से आप ये भी समझ सकते हो, बहुत बड़ा मैटर है। तो बहुत बड़े मैटर में आप लोगों का ये वाला जो
इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ये नहीं चलेगा। सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, यहाँ पे सारे पार्टनर का सम्मति लगेगा। एक ने बोला तो ऐसा नहीं मानेंगे, इसने बोला तो हमको लगा तुमने भी बोला होगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी चलेगा नहीं। आई रिपीट, बाकी नॉर्मल भी इसमें चल जाएगा, इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी चलेगा नहीं। दूसरा, ओपन फर्म बैंक अकाउंट इन पर्सनल नेम, पार्टनर ओपन अकाउंट जैसे पंकज एंड कंपनी इन हिज नेम इज नॉट अलाउड। मतलब सर, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो आप फर्म के नाम पे ही बैंक अकाउंट बनाओ, चलेगा। आपको पर्सनल अपने नाम पे बैंक अकाउंट बनाने का इंप्लाइड अथॉरिटी मिलेगा नहीं, ये तुम कर सकते नहीं। ये ऐसी बात है, नॉट अलाउड में बेटा, ये तुम नहीं करोगे, ये तुम नहीं करोगे, इट इज नॉट अलाउड। ओपन फर्म्स बैंक अकाउंट इन पर्सनल नेम। तीसरा, रिलिंक्विश और सेटल के क्लेम। रिलिंक्विश और सेटल मतलब क्या, कोई झगड़ा चल रहा था, एक पार्टनर बोलता है ठीक है भाई चल, इतने झगड़े चल रहे हैं ना, मैं एग्री करता हूं कि आज के बाद रिलिंक्विश मतलब इसको ना खत्म कर देना, सेटल मतलब डन कर देना कि यार क्या ये तीन लोग नहीं सुनते, ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं बोलता हूं सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, एज पर सेक्शन नंबर 19(2) कोई भी एक पार्टनर को यह अधिकार नहीं है कि वो कोई भी डिस्प्यूट्स को रिलिंक्विश करे मतलब कैंसिल करे या सेटल करे विदाउट अदर पार्टनर का कंसेंट। सेटलिंग 50,000 कस्टमर ड्यू फॉर 20,000 विदाउट कंसेंट, ऐसा नहीं चलेगा। बाकी लोग ये जो है ना 30,000 एक्स्ट्रा वो मांग सकते हैं। मतलब ये एग्जांपल देता हूं तुम्हें, और मैं 2-3 बार बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। मतलब समझ ही रहा है, उम्मीद करता है, और थोड़ा फोकस रखना बेटा, ठीक है। ये फर्म था, इसने एक कस्टमर को 50,000 के गुड्स बेचे, ठीक है। रोज मांग रहे, पैसा ही नहीं दे रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। एक कस्टमर, फिर इसने एक, ये बहुत ये मस्त एक चिल बंदा था। चिल मतलब सेंस में बताता हूं तुम्हें कैसे। ये बंदा और ये बंदा एक बार में मिले, इसने 200 300 400 रुपए की भाई को दारू पिला दी और बोल दिया, अब इसमें बहुत लीगलिटी में जाना सर, होशाबाद में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं था, वो मुझ केस बना रहा, उसको समझना। इसने इसको फुल एडे में निकाला और बोला भाई देख मैं गरीब हूं, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, एक काम करना 50,000 नहीं, ये सेटल कर ले, 20,000 तेरे को देता हो और तू बोल दे कि मेरा ड्यू खत्म हो गया, मेरा लाइबिलिटी खत्म हो गया। और एक पार्टनर बोला ठीक है, मैं तेरे को रिलिंक्विश मतलब मुक्त करता हूं बाकी की लाइबिलिटी से, तू 20,000 रुपया दे दे, तेरा 30,000 माफ हो जाएगा। केस समझ रहा है? अब मुझे बताओ, क्या इस केस में एक पार्टनर बोला तेरा 30,000 माफ, तू 20,000 में केस को सेटल कर डाल, क्या ये तीन पार्टनर बचे हुए 30,000 इस व्यक्ति से मांग सकते हैं क्या? यस और नो कमेंट करना जरा, मैं बहुत बोल रहा हूं, अब तुम कमेंट करने का टाइम। क्या ये तीन पार्टनर ये 30,000 रुपए मांग सकते हैं क्या? या फिर ये व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे एक पार्टनर ने तो बोला कि 20,000 तो खत्म हो जाएगा, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है, उसको भी तो तुमने पावर दिया रहेगा माफ करने का। तो मैं मानता हूं कि उसने पावर दिया और मेरा अभी लाइबिलिटी से मैं डिस्चार्ज हो गया, रिलिंक्विश कर दिया, सेटल हो गया, अब मैं 30,000 नहीं दूंगा। मेरा सवाल ये, तीन लोग क्या 30,000 मांग सकते हैं क्या? यस और नो। और दोस्तों बहुत खुशी हो रही है मेरे को आपके आंसर देखते हुए, है ना। अंशिका, संचिता, मैथिली, सारे, सिद्धार्थ, प्रतीक्षा, वेरी नाइस बेटा। आप लोग जो आंसर कर रहे हो, हर्ष वेरी गुड बेटा। इसमें आप लोग क्या लैंग्वेज यूज करोगे पता है? आप ये लैंग्वेज यूज करोगे एक्सपर सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 2 रेलिंक्विश और सेटल क्लेम, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, कोई एक व्यक्ति बाकी का क्लेम सेटल या रेलिंक्विश नहीं कर सकता। दैट्स ऑल, बराबर, ये मांग सकते 30,000 रुपए। वेरी गुड। विड्रॉ फ्रॉम फर्म्स लीगल सूट्स, अगर फर्म ने केस किया है और एक पार्टनर बोलेगा नहीं ती केस में मागे घेऊन टाकतो, चलेगा नहीं। टेकिंग बैक फर्म केस फाइल इन द कोर्ट, समझ रहा है बेटा? मतलब ये बहुत बड़े मैटर है, और इसमें तुमने कल के लेक्चर में ही समझा था, बड़े बड़े मैटर में अकेला व्यक्ति नहीं चलेगा। और अकेला व्यक्ति बोल रहा है ना मैं करता हूं, तेरे को इंप्लाइड अथॉरिटी है ही नहीं। ये 8 पॉइंट बैन करके रखे, कोई भी एक बंदे को अलाउड नहीं है, सब साथ में जाएंगे। तो तुम अगर कोई केस को विड्रॉ कर रहे हो, चलेगा नहीं। दोस्तों पहले ये सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, और हो गया तो डन बोलिए, फिर 4 हम करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही पूरा गेम घूमता है। एकदम आराम से आज अगर तुम कोई रिवीजन करोगे तो सेक्शन 19 को ही रिवीजन करोगे बस। मतलब 18 तो सिंपल था एजेंट वाला, अभी 2021 भी बहुत सिंपल है। मतलब तुमको बस 9, इसलिए मैंने आज एक ही पॉइंट रखा, ज्यादा नहीं।
2.5 दैट्स ऑल, और 2.5 को आईएमपी करके रखना मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट। डन बोलना बेटा। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, अनलेस देयर इज अ ट्रेड और कस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अनलेस मतलब अगर ये चारों ही बातें एग्रीमेंट में है ना, एग्रीमेंट में अगर तुमको सवाल ऐसे बना है ना कि बाकी तीन पार्टनर ने अलाउ किया कि तू केस वापस ले ले, तो ले लेंगे, तो चलेगा। अलाउड है तो ठीक है, बट ऐसा अलाउड नहीं, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तो ये अलाउड मतलब ये हो ही नहीं सकता विदाउट एक्सप्रेस परमिशन। ये सारी चीजें कोई एक व्यक्ति कर सकता है, बट उसको एक्सप्रेस परमिशन चाहिए। So what if there are more large issue other than this 8? बेटा देखो ये 8 तो स्पेसिफिकली बैन है, और तुमको पेपर में तो यही 8 आएंगे। अदर लार्ज रहेगा वो एग्रीमेंट के हिसाब से डिपेंड होगा, जैसे यहाँ पे नेचर बिजनेस बदलने का कि क्या वो नहीं दिया है, तो वो तुम तुम्हारे एग्रीमेंट के हिसाब से करो, तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करो। बट आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तुम्हारे पेपर में तुमको इसी 8 पॉइंट पे जज करेगी, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज लिखना मत भूलना, अनलेस देर इज अ ट्रेड और कस्टम अ पार्टनर कैन नॉट डू दिस, ये 8 पॉइंट नहीं कर सकता विदाउट एक्सप्रेस परमिशन, ये लिखना। ओके डन, लिहून झालं। ओके सर, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी 4 और पॉइंट करने हैं। एक्सेप्ट लाइबिलिटी इन कोर्ट, तू अकेला लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तू ये नहीं बोल सकता हाँ सर हमने गुनाह किया है। एडमिटिंग गिल्ट लाइबिलिटी इन लॉ सूट्स, अगर 4 लोग हैं, कोई एक पार्टनर ये बोलता है कि हमने गलती की है, भाई ये यही तो तुमको नॉट अलाउड है, यही तो तुमको एक्ट अलाउड नहीं करता कि तू ऑन बिहाफ ऑफ, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ये तेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, तू जेल में डा, तेरे लिए एजेंट बन के सब जेल में नहीं जाएंगे। सर वापस बोल रहा हूं, मैंने खून किया है ये तू बोल, हमने खून किया है ये तू मत बोल। तू तेरा लाइबिलिटी कन्फेस करना है, कन्फेशन तू तेरा कर, लेकिन अगर तू बोलेगा नहीं सर हमने सबने खून किया, वो इंक्वायरी बैठेगा, वो चेक किया जाएगा, वो कोर्ट का बहुत बड़ा मैटर होता है, जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे। तो तुम ये नहीं बोल सकते प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये बंदा बोल रहा है हमने गुनाह किया है सबको सजा दे दो, नहीं। एक्सेप्ट लाइबिलिटी इन कोर्ट ये अलाउड नहीं है। एडमिटिंग गिल्ट लाइबिलिटी इन लॉ सूट इट इज नॉट अलाउड, ये तुमको विशेष नहीं इसका। आगे, बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी एक व्यक्ति अगर इमूवेबल का समझता है ना बेटा, कार ये मूवेबल है खरीदो, इनडायरेक्टली वही मतलब हो रहा है। बिल्डिंग ये इमूवेबल है। बाइंग लैंड इन फर्म्स नेम विदाउट परमिशन इट इज नॉट अलाउड, और देखो एक सिंपल वर्ड क्या आ रहा है, विदाउट परमिशन। तुम किसी के परमिशन के साथ जाओ तो कभी भी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है, बट एक पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं मैं तो पार्टनर हूं, इंप्लॉयड अथॉरिटी लैंड खरीद ले रहे, चलेगा क्या? एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 इट इज नॉट अलाउड सर, ये इंप्लॉयड अथॉरिटी में आता ही नहीं, तुमको सबको साथ में लेके जाना है जब तुम कौन सा प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इमूवेबल। या तो सेल फर्म्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये एफ और जी तो बहुत सिंपल थे, बाय और सेल दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ गई। सेलिंग फर्म शॉप विदाउट पार्टनर्स अप्रूवल इट इज नॉट अलाउड, और कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको केस स्टडी बना के देता हूं, अगेन 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, सबने अपनी मेहनत से एक शॉप खरीदा, ये एक पार्टनर गया और इसने क्या किया, ये शॉप बेच दिया 40 लाख में और पैसा ले लिया, तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? अभी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में बोल रहा हूं, आंसर इज नो, क्योंकि पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है, वो कहता है कि एक व्यक्ति अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उसको अधिकार है ही नहीं, इट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी को अकेला बेच दे, उसको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसीलिए इसने जो प्रॉपर्टी सेल किया है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नहीं, क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। लास्ट, enter into another partnership joining another firm on behalf of current firm it is not allowed। ये बंदा बोलेगा ठीक है मेरे को नया फर्म में जाना है, और दूसरे फर्म को बोलेगा चलो हम ज्वाइन हो जाते हैं ऑन बिहाफ, मेरे सारे पार्टनर रेडी, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तुम सीधा फर्म बदल रहे हो, मेजर डिसीजन है, तो यहाँ पे इसमें भी इंप्लाइड अथॉरिटी आएगा नहीं, तुम दूसरे पार्टनरशिप फर्म में इंटर नहीं हो सकते, ये भी लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 सबसेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जांपल्स दिए हैं, तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं तो तुमको मेन चीज यही इंपॉर्टेंट है, ABCDEFGH, सेक्शन 19 ओवर, सेक्शन 19 ओवर। आगे इसका और भी एक्सप्लेनेशन आएगा, टेंशन मत लेना। तो 19 मत याद रखना,
इफ यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यूजुअल, ये सारे यूजुअल में नहीं आते, नॉट अलाउड वाले। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना है कोई यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना है कोई यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। किसी ने तुम पे केस किया, तुम लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आर्बिट्रेशन के पास भेज रहे हो, ये सब बड़े बड़े काम है। और ऐसे ये लैंग्वेज जिसको लिखने आए ना बेटा, तो वो उसको लग रहा होगा ना सर एवढं कसं आठवणार, मैं तेरे को एक ट्रिक दे रहा हूं। तू बस ये लिखना कि 19(1) यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन है ना उसके लिए इम्प्लाइड अथॉरिटी है। जैसे फीस ले लिया चलेगा, है ना, किसी स्टूडेंट का एडमिशन कर लिया चलेगा, किसी स्टूडेंट को थोड़ा 10 15 20 रुपया लग रहा था, बेसिक तूने दे दिया चलेगा। बेसिक चीज चलेगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज एक अकेले बंदे को इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ठीक। तो 19(1) 19(2) इज ओवर। ये लिख लो, लिख के हो गया बेटा। सारा हे लिख के हो गया 19(2), डन बोलो। झालं लिहून? ओके ठीक है, डन। हाँ ओके। अब हम सेक्शन नंबर 19 के बाद सीधा 22 पे जा रहे हैं। एक्ट में भी सेम ही दिया रहेगा मॉड्यूल में, दैट्स वाई। हाउ पार्टनर्स एक्ट्स बाइंड द फर्म। ऐसा है कि कैसे कोई एक पार्टनर का एक्ट, कैसे कोई एक पार्टनर का काम फर्म को बाइंड करेगा। बाइंड करेगा मतलब फर्म को जिम्मेदार ठहराएगा। देखो बताता हूं, सेक्शन 22 लिखना है, लिख सकते हो। हाउ पार्टनर्स एक्ट बाइंड द फर्म, कंडीशन फॉर बाइंडिंग। टू मेक द फर्म लीगली रिस्पॉन्सिबल, पार्टनर एक्ट मस्ट बी, ये मस्ट बी वाला लैंग्वेज समझना। अगर फर्म को जिम्मेदार ठहराना है तो पार्टनर ने कौन से काम करने चाहिए, वो काम होने चाहिए इन द नेम, फर्म्स नेम, और इन द वे दैट शो इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये होना चाहिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे एक पार्टनर ने तुमसे फीस ले लिया, तो क्या इसके लिए, और वो पार्टनर भाग गया, तो कोई दूसरे लोग जिम्मेदार है नहीं, हमको बताना ही पड़ेगा। तो ये फर्म को बाइंड कर देगा। ठीक है, फर्म के नाम पे फीस लिया, इंटेंशन था कि भाई हाँ तुम्हें हम सिखाएंगे, और फीस दे लिया और कुछ नहीं किया, तो ये समझना। ठीक है बेटा। सर प्लीज रिपीट डी, डी क्या? विड्रॉ फ्रॉम लीगल सूट। ये बेटा फर्म ने केस किया, चार पार्टनर ने मिलकर केस किया, एक पार्टनर बोलता है जज को साहब साहब मला केस वापस घ्यायची, दैट्स ऑल। डी, डी यही था ना, डी वही ना, समझा क्या? डी क्लियर है? अब क्लियर है बेटा डी? यही ना डी, मतलब आई थिंक यही। ओके है ना, मतलब भाई सिंपल, बहुत ही सिंपल। मतलब तुमने चार ने मिलकर कोई स्वीट किया, एक बोलता है नाही नाही, आता और ऑन साइड में जाके बोलोगे आता मला केस परत घ्यायची, मी घेऊन टाकतो माझ्या फॉर्मच्या बिहाफवर, तू घेऊ शकत नाही केस परत। ओके ठीक है। टिप, इवन वैलिड बिजनेस एक्ट वॉन्ट बाइंड द फर्म इफ डन इन द पर्सनल कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको बस एक चीज याद रखना है पर्सनल कैपेसिटी में। पर्सनल कैपेसिटी मतलब क्या, कि तुमने बिजनेस छोड़ के अपने पर्सनल रिलेशन में जाके कोई भी काम किया है। जैसे कि तुम दुकान पे गए, दुकान में गए और तुमने किराना लिया 5,000 रुपए का, तो तुमने जो तुम्हारे घर वालों के लिए 5,000 रुपए का किराना लिया, उसके लिए फर्म जिम्मेदार रहेंगे क्या? आंसर इज नो। तुमको वो दुकान वाला जानता था, तुम वो दुकान वाले को पता था कि तुम लोग चार पार्टनर हो, बहुत मेहनती लोग हो, सब बराबर है। बट वो किराना थोड़ी पार्टनरशिप में जा रहा था, वो किराना तो घर पे जा रहा था ना। तो पर्सनल, इवन वैलिड बिजनेस एक्ट वॉन्ट बाइंड द फर्म इफ डन इन पर्सनल कैपेसिटी। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन था, किराना लिया ठीक है, पैसा व्यवहार हुआ, बट बेटा वो पर्सनल कैपेसिटी वाला था, वो किराना घर पे लेके जाना था उसको, तो वो पैसा वो जो लोग है वो फर्म से मांग सकते नहीं है, तो उसको फर्म बाइंड नहीं करेंगे। तो एक चीज याद रखो, जब भी ऐसे शब्द आएंगे ना पर्सनल कैपेसिटी, तुम्हारा मैटर अलग है। तो पर्सनल कैपेसिटी में तो क्या होगा, ये व्यक्ति किसी को गाली देगा, है ना, किसी को छेड़ेगा, किसी का मर्डर करेगा, ये तो पर्सनल कैपेसिटी हो गया। इसके लिए तुम थोड़ी बोल सकते हो एक्ट डन बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर।
ये एजेंट है सर, इसने खून किया, बाकी को भी डाल दो, ऐसे तो लफड़ा हो जाएगा। पर्सनल कैपेसिटी वाला विषय अलग है। इफ पार्टनर बी साइन सेल कॉन्ट्रैक्ट रोज एंटरप्राइज एंड दैट इज द फर्म्स नेम, बाइंडिंग। अगर फर्म के नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो बाइंडिंग रहेगा। इफ ही साइन जस्ट बी विदाउट मेंशनिंग द फर्म, ओके, इट इज नॉट बाइंडिंग अनलेस इंटेंशन इज क्लियर। मतलब फर्म का नाम ही मेंशन नहीं किया, वो बोल रहा है कि मैं तुझे सेल करूंगा, अपने लेवल पे कर दूंगा। अब ये सोचना मत कि सर हे असं कसं तसं कसं, वो एग्जाम्पल में आपको एकदम क्लियर देंगे इंस्टीट्यूट। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें बनाए, आपको बस दो वर्ड याद रखना है। बिजनेस कैपेसिटी में काम किया तो फर्म लाइबल रहेगा, पर्सनल कैपेसिटी में काम किया तो फर्म लाइबल नहीं रहेगा। ये शब्द आपको एग्जैक्ट आते हैं कहाँ पे सर, जब क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। सेक्शन 22 इज ओवर, तो लिख लो। और इसका हम एक दिन सिर्फ क्विकली डे 1 डे 2 डे 3 को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और तुम जुड़ना सिर्फ, और फिर जब ये सारा यूनिट खत्म होगा ना, तो जो बच्चे रेगुलर जुड़ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस, और जो अभी देख भी रहे होगे 2 की स्पीड पे 1.5 की स्पीड पे, भाई चलो बैकलॉग गया था कंप्लीट करूंगी हो, तो उनको तो डेफिनेटली यार डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जब रेगुलर अटेंड करने वाला बच्चा वो एक एक दिन के ब्रेक पे आता है, तो उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है। जो एक दिन में 10 लेक्चर देख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है अगर याद रह गए तो, बट वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है चलो। अब बिजनेस का टाइप अफेक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। बिजनेस का टाइप अफेक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब सर बताता हूँ। इम्प्लाइड अथॉरिटी वर्ड तुमने देख ही लिया, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे बिजनेस का टाइप क्या है। ओके, ट्रेडिंग फॉर्म, पार्टनर कैन विदाउट परमिशन बाय और सेल गुड्स। वाई सर? क्योंकि इसका नेचर ही क्या है, ट्रेड करना। ट्रेड में क्या आता है, बाइंग करना, सेल करना। बोरो, पे मनी, साइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्लेज गुड्स। तो अगर ट्रेडिंग फर्म है तो इतने सारे काम पार्टनर विदाउट परमिशन कर सकता है। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है अगर तुम्हारा फर्म का नेचर क्या है बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस है। क्या है, ट्रेडिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेडिंग फर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, पार्टनर एक्स बोरो 50,000 टू बाय न्यू स्टॉक, तो ये फर्म को लाइबल कर देंगे। मैं अभी तुम्हें मॉड्यूल में लेके जाने वाला एग्जाम्पल के लिए पहले समझ। बट तुम्हारा फर्म नॉन ट्रेडिंग है, जैसे तुम्हारा लॉ फर्म है, सीए फर्म है, इसमें तुमको बाय सेल गुड्स को बाय करना, सेल करना, बोरो करना, इसका कोई परमिशन नहीं है सर। पार्टनर कैन नॉट डू सच एक्ट अनलेस एक्सप्रेसली अथोराइज। मॉड्यूल के दो बातें याद रखना बेटा। अगर तुम्हारा फर्म ट्रेडिंग नेचर का है तो तुम बिना परमिशन के किसी पार्टनर ने गुड्स को बाय किया, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है एक जगह से गुड्स लाना, एक जगह पे बेचना, तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। आई रिपीट, दो वर्ड को ध्यान रख बेटा, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग मतलब लॉ फर्म, सीए फर्म, इनको ये सारे काम के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। बट अगर तुमको एग्जाम्पल में देंगे कि ये ट्रेडिंग फर्म है, तो उनके लिए ये सारे एक्ट नॉर्मल बिजनेस रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉर्मल, इतना याद रखो। इन लॉ फर्म, पार्टनर वाई टेक लोन फ्रॉम द फर्म, ठीक है, लोन फॉर द फर्म, फर्म के लिए लोन ले लिया, जबकि ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ट्रेडिंग फर्म थोड़ी ना इनको पैसा लगते रहता है, तो इतना याद रखो। फर्म नॉट लाइबल अनलेस अदर पार्टनर एग्रीड। ठीक है, ये मैं तुझे अब मॉड्यूल से बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम दे और यहाँ पे आ जा। आपके लिए केस ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, ये केस देखना। एक्स ये पार्टनर है फर्म में, जो क्या है बेटा, सॉलिसिटर्स। सॉलिसिटर्स म्हणजे वकील, म्हणजे लॉ फर्म, या ये कौन सी फर्म है, लॉ फर्म है। अभी तुमने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा ना, ये ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है, बताना, तो कमेंट करना। तो अगर ये सॉलिसिटर्स है मतलब वकीलों की फर्म है, ये ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग, कमेंट करना। ये ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग पुष्कर, बराबर बेटा, वेरी गुड।
नॉन ट्रेडिंग मैं जो बता रहा था वो समझा ना? अभी इतना तो दिमाग लग जाएगा कि भले इंस्टीट्यूट ने ऐसे सवाल पूछा, तुमको सॉलिसिटर का मतलब नहीं पता था, बता दिया। वो सीए फर्म दे देंगे, वो ऐसा कोई भी काम देगा जो नॉन ट्रेडिंग रहेगा। बराबर मैथिली, प्रतीक्षा बराबर। इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने, पार्टनर है सॉलिसिटर मतलब वकील लॉ फर्म में, बोरो किया मनी एंड एग्जीक्यूट प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म। उसने फर्म के नाम पे पैसा बोरो किया और प्रोमिसरी नोट लिख के दिया कि हाँ हमारा फर्म तुमको पैसा दे देगा, तो मेरे को बोरो किया, बोरो विदाउट अथॉरिटी, यहां पे दिया है विदाउट अथॉरिटी। तो मुझे बताओ इस मिस्टर एक्स के काम के लिए फर्म जिम्मेदार रहेगा क्या? इतना ही सवाल रहेगा। तो और आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा था और क्यों वो लिख लेना चाहिए था। क्योंकि ये सर नॉन ट्रेडिंग है और बोरो करना ये अलाउड नहीं है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, बाकी लोगों का परमिशन चाहिए था। अदर पार्टनर आर नॉट लाइबल ऑन द नोट एज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सॉलिसिटर टू ड्रॉ एक्सेप्ट, और क्या बेटा, इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ना तो बोरो कर सकती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक, विदाउट अदर पार्टनर परमिशन तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तुमने अपने एग्जांपल में पढ़ा था। However, it may be usual for one partner of firm of the banker to draw, accept and endorse bills of exchange on behalf of the firm। देखो ये सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर मतलब क्या, ये लॉ फर्म है, तो लॉ फर्म में बोरो करना अलाउड नहीं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन यही अगर तुम्हारा बैंकिंग फर्म होता ना, बैंकिंग, और तुमने पैसे बोरो किया रहता, किसी को बिल दिया रहता, तो चलेगा, क्योंकि बैंकिंग का तो ये नॉर्मली काम होता है। ठीक है, तो एनीवेज इस केस में ये आंसर तुमको कंसेप्ट समझ के याद, सॉलिसिटर लॉ फर्म, बोरो इट इज नॉट इंप्लाइड अथॉरिटी, दैट्स व्हाई फर्म लाइबल रहेगी नहीं। लेकिन यही अगर ट्रेडिंग होती तो, यही अगर बैंक होता तो, क्या बैंक इजीली, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता तो जिसका काम ही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसों को बोरो करना और पैसों को लोन पे देना, तो उस केस में ये चल जाता, फर्म जिम्मेदार रहती, क्योंकि उस फर्म का काम ही था पैसों को बोरो करना और किसी और को देना। ये नेचर से समझना पड़ेगा और तुम्हें ऐसे ही एग्जांपल आएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। तो सर कहानी ये थी बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए तो लिखिए, इतना डन कर लीजिएगा। आपको बस इसमें दो चीजों के ध्यान रखना है, ट्रेडिंग फर्म और नॉन ट्रेडिंग फर्म। लिख लिया तो डन करना। इम्प्लाइड अथॉरिटी डिपेंड रहेगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है तुम्हारा, इम्प्लाइड अथॉरिटी डिपेंड रहेगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है। प्रतीक्षा कह रही डन, संचिता डन, सिद्धार्थ डन, पक्का डन ना भाई? लिख रहे हो ना राजा? ओके सर, और एक आने दो डन, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके कामिनी डन, ओके और एक डन आ गया। सर कितने पॉइंट्स बाकी है जरा? दो ही पॉइंट बाकी बेटा, एक सेक्शन 20 बाकी है और एक सेक्शन 21 बाकी है, एकदम छोटा है। सेक्शन 21 करा के दूं तो तुम बोलोगे सर ये तो हो ही गया था ना, तो मैं इसलिए एक सेक्शन करा देता हूं ताकि तुम्हारा प्रेशर कम हो जाए एक ही सेक्शन में। पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। In emergency, partner has power to act to protect the firm from loss, like sensible person would do for himself। जैसे अगर तुम्हारे फर्म को आग लगी तो एक सेंसिबल पर्सन फायर ब्रिगेड को फोन करता है, और फायर ब्रिगेड वाले फुकट में नहीं आते, कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है? या कोई भी घटना हुई तो एक आम इंसान नुकसान से बचाने के लिए जो काम करता, वो अगर कोई एक पार्टनर कर रहा है और उसके पास अधिकार है, पार्टनर हैज पावर एक्ट टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस, उसके पास पावर है, तो उसमें वो जो खर्चा करेगा उसकी भरपाई कौन करके देगा? उसे फर्म करके देगी, सिंपल, इंप्लाइड अथॉरिटी है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किया है। फायर ब्रेकआउट, आग लग गया, कहां पे लग गया? गोडाउन में। पार्टनर आर इमीडिएटली हायर वर्कर टू सेव स्टॉक।
और पार्टनर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को बोला ठीक है 1,000 रुपया लो, लेकिन ये सारा स्टॉक बाहर निकालो, मैं सबको 1,000 रुपया दूंगा। 50 लोगों को काम पे लगाया और सारा स्टॉक जलने से पहले बाहर निकाला, तो 50,000 रुपया खर्चा किया। इवन इफ ही वॉज नॉट ऑथोराइज नॉर्मली, नॉर्मली भले उसको अथॉरिटी नहीं दी थी, केस समझना, आपको केस स्टडी में फंसाया जाएगा। केस में कहा जाएगा कि मिस्टर आर को कोई भी अथॉरिटी नहीं था, अथॉरिटी नहीं था। क्या अथॉरिटी नहीं था कि वो 20,000 के ऊपर पेमेंट नहीं कर सकता, बट मिस्टर आर ने 50,000 का पेमेंट किया। मेरे एग्जांपल में 50 लोगों को काम पे लगाया, 1,000 रुपया एक व्यक्ति को दी। नॉर्मली ही वॉज नॉट ऑथोराइज, नॉर्मली उसको कोई अथॉरिटी नहीं था, बट मिस्टर आर ने ये कौन से सरकमस्टेंसेस में किया, इमरजेंसी। और अगर इमरजेंसी में किया तो फर्म इज लाइबल फॉर पेमेंट बिकॉज इट वॉज एन इमरजेंसी। तो आपको इंस्टीट्यूट अगर ऐसे उलझाने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर आर को कोई भी अथॉरिटी नहीं था, वो मैक्सिमम 20,000 का ही पेमेंट कर सकता था, ऐसे क्लियरली बोलेंगे या ऐसे है बेटा, वो बोलेंगे बेटा इधर ध्यान देख, इधर देख, पेपर लिख रहा है इधर देख, ऐसे बोल्ड में देंगे कि मिस्टर आर ऑथोराइज टू पे ओनली फॉर ₹20,000 बट फायर ब्रेक्स आउट एंड फॉर सेविंग फॉर द पर्पज ऑफ क्या बेटा, फर्म्स का बेनिफिट या सेव स्टॉक ड्यू टू क्या होता है ना कि लॉस बाय फायर होने से बचाने के लिए उसने क्या किया, 50 आदमी को हायर किया एंड पे ईच पर्सन ₹1,000, तो 50,000 खर्चा कर दिया, जबकि अथॉरिटी में 20 ही था। तो क्या फर्म उसको 20,000 देगी, ऑप्शन ए, 30,000 देगी, ऑप्शन बी, या 50,000 देगी, ऑप्शन सी। क्लियरली क्या है, अथॉरिटी 20,000 तक ही है। तुम मुझे बताना इस केस में फर्म कितना पे करेगा। हाँ बेटा सिमिलर है जनरल ड्यूटी जैसा, लेकिन यहाँ पे बोलो ना घुमा के देंगे, तुमको बोलेंगे कि अथॉरिटी 20 का ही था, कितना देगा फर्म बताओ। बीस, 30 की 50, फर्म ने कितना देना चाहिए। फर्म ने बोला था 20 तक की अथॉरिटी है, भाई ने 50 खर्चा कर दिया, फर्म कितना देगा। संचिता कह रही है 50,000। ओके, संचिता जी कह रही है 50,000, मलुंशकर कुणाल कह रहे हैं 50,000, चेतन कह रहा है 50,000, ओके, सिद्धार्थ कह रहा है 50,000, प्रतीक्षा कह रही है 50,000, अंशिका कह रहे हैं, हर्ष कह रहे हैं, एवरीवन 50,000 बराबर, क्योंकि तुमको समझा है। वो कितना भी उलझाने की कोशिश करे, सेक्शन 21 रूल में आएगा, इमरजेंसी अगर है और फर्म के बेनिफिट के लिए क्या है तो तुम दे दो, वो देखना मत। दैट्स ऑल दोस्तों, आज के दिन का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 21, एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ अथॉरिटी। और ये इतना सिंपल, इतना कॉमन सेंस वाला सेक्शन है, आप पढ़ के ही बोलोगे सर क्यों दिया, बट पढ़ना जरूरी था। सेक्शन नंबर 20, लास्ट सेक्शन फॉर द डे। पार्टनर कैन लिमिट, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी पार्टनर को हम लिमिट डाल सकते हैं, या तो उसका लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, उसका अथॉरिटी इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ एनी पार्टनर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बट firm is not liable if third party knew about the restriction and third party didn't know was dealing with the partner। सर यहाँ पे तुम्हें नहीं समझा, मैं बताता हूँ, टेंशन में। पहले ये लाइन समझा क्या बेटा, हाँ क्या लाइन था सर, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देखो, पार्टनर ए रिस्ट्रिक्टेड फॉर बोरोविंग, पार्ट देखो ए बी सी और डी, ये 4 पार्टनर थे, बोले हाँ सर। सारे गांव को पता है कि एबीसीडी ये चारों पार्टनर है। अब ये बी सी और डी को ऐसे लगा कि मिस्टर ए को ना बोरोइंग पावर नहीं रखना चाहिए, तो इन्होंने अपने एग्रीमेंट में मिस्टर ए पे रिस्ट्रिक्शन लिमिट डाला कि मिस्टर ए बोरो नहीं कर पाएगा किसी से भी। फिर भी मिस्टर ए ने क्या किया, बोरो किया 1,00,000 जेड से, और किसके नाम पे किया, फर्म के नाम पे किया। कहानी समझना तुमने, क्या हुआ, फर्म ने तो बोला था, अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि मिस्टर ए किसी से बोरो कर पाएगा नहीं, लिमिट डाल दिया। डाल सकते, हाँ डाल सकते, सेक्शन 20 के हिसाब से तुम लोग अपने पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो, तुम लोग अपने पार्टनर पे कोई लिमिट बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, ओके सर। तो अपने कहानी में बी सी और डी ने ए पे रिस्ट्रिक्शन डाला कि तू बोरो नहीं कर पाएगा, लेकिन ए ने क्या किया, जेड से फर्म के नाम पे 1,00,000 रुपया दे दिया। तो क्या सिनारियो है,
ये डिपेंड होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, डिपेंड होगा। अब तुम बोलोगे सर हमने ऐसे ही लिखना है, यस ऐसे ही लिखना है। किस पे डिपेंड होगा? अगर मिस्टर जेड को, जिसने पैसा दिया जेड को, अगर जेड को कुछ पता ही नहीं था कि इनके बीच में क्या हुआ है, कि ये बी सी और डी ने इसको रिस्ट्रिक्शन डाला, ये जेड को नहीं पता था, इसको क्या लेना देना, उसने तो इतना समझा कि फर्म का पार्टनर है, और पार्टनर है तो मैं ए को दे रहा हूं, मतलब बी सी डी सभी अपने ही दोस्त है। इसको पता ही नहीं था। इफ जेड डज नॉट नो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, तो उस केस में फर्म लाइबल रहेगा, क्योंकि फर्म ने ये नोटिस देना चाहिए था, गांव को बताना चाहिए था, जो भी चीज है। क्योंकि ऑर्डिनरी केस में तो सारे ही लोग, अगर बी पैसा ले सकता है, सी ले सकता है, डी ले सकता है, ए क्यों नहीं ले सकता? बोले हमने रिस्ट्रिक्शन डाला। ये दुनिया को कैसे पता चलेगा? एक तो पब्लिक नोटिस दे दो। और अगर, अब तुम बोलोगे सर पण असं तो खूप कंफ्यूजन है, कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, ओवर थिंकिंग नको करो बेटा, एकदम सिंपल रख, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम बहुत ही तुमको बोल रहा हूँ ना, कि तुमको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे, जब मेरा 7-4 बजे आ जाता हूँ, मैं 4-5 बजे, तो ये चीजें ना 2-3-4 बार मैं कंपेयर करता हूँ, ये सोचता हूँ कि कैसे तुम तक एकदम सिंपल में पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम है, तुम्हें टाइम। तो ये एक सेशन के पीछे बहुत मेहनत है, तो तू समझ ले ध्यान से, ओव्हर थिंकिंग मत कर। सर मग झेडला नाही माहिती राहिलं ते आपल्याला कसं कळेल? तेरे को इंस्टीट्यूट ऐसे पूछने ही नहीं वाले, इंस्टीट्यूट क्लियर बताएगी, और उनके पास बहुत तरीके हैं। मर्डर करने वाला भी यही बोल सकता है, सर मारून चाकू फेकून दिला पाण्यामध्ये, कसं कळेल? बराबर मिल जाते। तो तू उसका टेंशन मत ले, वो लॉ बराबर ढूंढ लेगी। जेड अगर ये प्रूव कर देता है कि मेरे को पता ही नहीं था कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या है वगैरह वगैरह, तो फर्म लाइबल रहेगी, फर्म को पैसा देना पड़ेगा। बट अगर जेड को पता था, पूरे गांव को पता था, पब्लिक नोटिस आ चुकी थी, इसने नहीं पढ़ी, तेरी गलती, बट जेड को अगर पता था, तो फर्म लाइबल नहीं रहेगा। नोट, all partner must agree to restrict extend authority, one or majority can't do alone। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन डालना है ना, तो सारे पार्टनर ने उसे एग्री करना चाहिए। अकेले एक व्यक्ति को लग रहा है कि इसको साइड में निकालो, ऐसा नहीं चलेगा। और एक कौन से रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, वो तो कायदे द्वारा अलाउड है, पहले सेक्शन 9-10 में आपने पढ़ा है। ये कौन से रिस्ट्रिक्शन डालेंगे जो लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फॉर्म, ये बताओ। देखो, थर्ड पार्टी न्यू, अगर थर्ड पार्टी को पता है अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, तो फर्म जिम्मेदार नहीं रहेगी, और अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं, तो फर्म जिम्मेदार रहेगा। यही तुम्हारा सेक्शन। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो सारी बातें। तो आज का लेक्चर डन। किसी भी पार्टनर का तुम अथॉरिटी बढ़ा सकते हो, किसी भी पार्टनर पे तुम रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऐसा है बेटा, थर्ड पार्टी डिडंट नो एंड ही वाज डीलिंग विद द पार्टनर, मतलब इस एंगल से बता रहे कि थर्ड पार्टी को कुछ पता ही नहीं, मतलब ये भी नहीं पता है ले सकता कि नहीं ले सकता, वो कंपनी एक्ट जैसा है थोड़ा सा। हाँ, अंशिका का सवाल है सर रिस्ट्रिक्टेड पार्टनर को भी अपना कंसेंट देना है क्या? देखो, लॉजिकली तो ये बेटा अंशिका, कोई भी अपनी लगा के तो नहीं लेगा। मतलब तुम उसको लिमिट लग रहे हो, तो पार्टनर कैसे बोलेगा हाँ मेरे को अच्छा है, मेरे को सजा दो, नहीं बोलेगा ऐसे, बराबर है ना। लेकिन उसको प्यार से समझाया जरूर जाए कि भाई देख, तेरी वजह से नुकसान हो रहा है, और तेरे को अगर रहना है साथ में, वो तो एकदम सिंपल ऑप्शन देंगे, एक तो तू निकल जा बाहर, खत्म करते हैं। अगर रहना है तो फिर सारे पार्टनर्स को लगता है कि तूने अभी बोरोइंग नहीं करना चाहिए, बोरो सिर्फ 3 लोग करेंगे, चलेगा? ये बोलेगा ओके, तो उसका भी तो, उसको भी तो बोलना है। बट प्रॉब्लम कब है? तुम 5 लोग थे, 2 लोग एक तरफ, 3 लोग एक तरफ, तो ऐसा मेजोरिटी नहीं, वो सिंपल है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर तुम किसी के लिमिट, किसी को लिमिट लगा रहे हो, तो बहुत बड़ा मैटर है, तो सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए। डन मेरे दोस्तों, ये तुम्हारा सेक्शन आज हुए 18। 19 बहुत इंपॉर्टेंट था, 19 में ए है और बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 बी था बेटा, याद रखो। 20 रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अथॉरिटी, ओनली इफ ऑल पार्टनर एग्री, ये बहुत कीवर्ड है, अब ध्यान से सुन लेना और देख लेना करके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 21 इमरजेंसी पावर और एक्ट लाइक सेंसिबल पर्सन, तो उसमें फर्म को पैसा देना पड़ेगा। 22 बाइंडिंग द फर्म डन इन फर्म्स नेम और विद द इंटेंट, फर्म के नाम पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल काम किया तो फर्म को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके, पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस चीज को देखते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी आज के लेक्चर में ये वाला चार्ट किया, ये वाले सेक्शन किए। 8 स्पेसिफिक एक्ट है जो फर्म उसके लिए लाइबल नहीं रहेगी, ये बाइंडिंग नहीं है करके 19(2) याद रखना, नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। 8 स्पेसिफिक एक्ट जो हमने देखे वो तुम्हें याद करने आज, उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है, यूजुअल बिजनेस एक्ट है, उसके लिए फर्म जिम्मेदार रहेगा करके 19(1), 92। अब समझो, ये 1 घंटे का मेहनत है। अब तुम्हें यही चार्ट ना बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई अगर बीच में आया है या बाद में देखेगा ना, फिर वो बोलता है कि लॉ मध्ये का फेल होता। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी 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 बातें ऐड कर दी है। ठीक है। 20 रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंड कैन बी चेंज बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव इफ थर्ड पार्टी नो द रिस्ट्रिक्शन। अगर पता है तो इफेक्टिव है, नहीं तो फिर फर्म को जिम्मेदारी लाइबिलिटी लेना पड़ेगा। भैया ओके, ये चार्ट 2 है, जरा देखिए। एक्ट बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 है बेटा। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करना, ये सारे काम के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, पार्टनर कर ही नहीं सकता, पार्टनर कैन नॉट। ये 8 पॉइंट है, ये लिखने की जरूरत है, तुमने लिख लिया है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग फर्म है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्या वो बोरो कर सकती है? क्या पावर है क्या उसके पास? यस। बोरोइंग मनी, इशूइंग चेक, ये वैलिड चीज है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो लेकिन क्या नहीं कर सकता? सेलिंग फर्म्स लैंड। क्यों लैंड वो नहीं सेल करेगा? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में अभी अभी तुमने पढ़ा ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। तो ये थोड़ा कनेक्ट करना सब साथ में। तुम लोन वगैरह बोरो करो, ये नॉर्मल है। नॉन ट्रेडिंग फर्म, लॉ बिजनेस, ठीक है। तुम स्टाफ को हायर करो, चलेगा। किसी एक व्यक्ति ने किसी को रख लिया, ओके, ठीक है। स्टेशनरी छोटा मोटा बाय करो, चलेगा। बट बोरो ये नहीं चलेगा, हमने ऊपर पढ़ा था। टेकिंग लोन विदाउट अप्रूवल, तो नॉन ट्रेडिंग फर्म अगर लोन लेती विदाउट अप्रूवल, ये इनवैलिड है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। वो तुमने किया, समझा? ओके। सेक्शन 22, व्हेन फर्म इज बाउंड टू पार्टनर्स एक्ट, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फर्म के नाम पे होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हाँ मैं फर्म के लिए कर रहा हूँ, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एग्रीमेंट टू थर्ड पार्टी, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको अलाउड है एग्रीमेंट के हिसाब से, तो फिर वो रहेगा। ये हो गया। ये तुमने इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखा, सेक्शन 20। थर्ड पार्टी नोज द रिस्ट्रिक्शन, अगर थर्ड पार्टी को पता है कि इसको लोन नहीं देना है, फिर भी अगर थर्ड पार्टी लोन देगी, तो क्या फर्म लाइबल रहेगी? क्या नॉट लाइबल, बिकॉज एक्ट डन बियॉन्ड द पार्टनर्स पावर। थर्ड पार्टी को अगर पता था, आर वाला केस अपना, कि लोन नहीं देना, इसको रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी लोन दे दिया आर को, तो फर्म जिम्मेदार रहेगी नहीं। अगर थर्ड पार्टी डज नॉट नो, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा लिमिटेशन डाल के रखा है, और उसने गुड फेथ में दे दिया, तो उस केस में फर्म लाइबल रहेगी। इमरजेंसी तुमको हो गया है, इमरजेंसी अथॉरिटी सेक्शन 21। वही चीज है कि नॉर्मल कोर्स में वो काम करेगा, ठीक है। प्रूडेंट प्रूडेंट पर्सन मतलब वो मिसयूज नहीं करेगा सिचुएशन का। ऐसा नहीं कि लोगों को बोला एक काम करा, 50 लोगों को बोला मैं तेरे को हजार हजार, मैं तेरे को 1000 दे रहा हूँ, तू बोलना 2000 दिया, ऐसा नहीं। जो जेन्यूनली कर रहे हो वो करो, तुमको पैसा मिल जाएगा। 21 पार्टनर एजेंट होता है फॉर फर्म, सेक्शन 8। यूजुअल एक्ट के लिए फर्म बाइंड रहेगा, सेक्शन 19(1). ये लिख लेना, ये वाला से 8 ऐसे काम है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, और उसके लिए फर्म बाइंडिंग, फर्म जिम्मेदार नहीं रहेगा, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। इमरजेंसी केस में पार्टनर कैन एक्ट टू प्रोटेक्ट, और सेक्शन 21 के हिसाब से फर्म को पैसा देना है। एक्ट मस्ट बी इन द फर्म्स नेम और विद इंटेंशन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो ही फर्म जिम्मेदार रहेगा। रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव ओनली इफ थर्ड पार्टी नो, सेक्शन 20। अगर थर्ड पार्टी को पता है तो ही रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव होगा,
अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन कुछ काम का नहीं है, फर्म को उसको लाइबिलिटी देना, लाइबल रहेगा, फर्म को देना पड़ेगा पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन। ये आज का पूरा समरी है हमने क्या किया। 2 बार 3 बार 4 बार इधर ही हो रहा है रिवाइज, मतलब ऐसा नहीं कर रहे भाई कि चलो खत्म। ये लास्ट के 15 मिनट अपन ने वही किया जो अभी तक किया, और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अपने बाकी ढोकलों को बोलो कि आओ जुड़ो, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बेटा, धीरे धीरे रोज करना है, रोज पढ़ना है, तब जाके 20 मार्क तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। अब सवाल है सर पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्या? वो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कर सकते हैं तुम अग्री हो तो, बट दुनिया को बताओ फिर, नहीं तो दुनिया तो नॉर्मल कोर्स में करेगी, उसके लिए फर्म लाइबल रहेगी। थर्ड पार्टी को इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या? नॉर्मल यूजुअल कोर्स। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फीस अमूल का सर रिसीव करेंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी कोई भी टीचर ले सकता है, बट मैंने बोला कि हर्ष का एक सवाल है, मैं ही रिसीव करूंगा, खत्म, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाकी लोगों को बोला नहीं। बट स्टूडेंट को पता ही नहीं था, स्टूडेंट को लगा हम फीस को किसी किसी को भी दे सकते, क्योंकि हमने ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं था। सुनो, ये बहुत क्लियरली बता रहा हूं। तो स्टूडेंट अगर किसी को फीस देगा, माना जाएगा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सेप्ट करो, बट हमने अनाउंसमेंट किया, सबको बताया कि फीस सिर्फ मेरे पास देने का, दूसरों तो थर्ड पार्टी को अगर रिस्ट्रिक्शन पता है तो थर्ड पार्टी ने फीस दूसरे टीचर के पास देने का नहीं। कितना सिंपल है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एकदम सिंपल। थर्ड पार्टी को अगर पता है और उसने किया तो फर्म जिम्मेदार रहेगी नहीं, और थर्ड पार्टी को नहीं पता है तो फिर दिक्कत नहीं, तुमको देना पड़ेगा। हर्ष समझा बेटा? यस और नो? चलो, धन्यवाद। अब यहाँ पे रुकेंगे। समझा राजा एवरीवन? डन। चलो, ये लिख भी लो, डन भी बोलो बेटा, ये लिखना था करके, इतना आज का ये विषय था, बाकी तो तुमने किया ही था करके। ओके, यस सर। चलो, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आज हमने हमारे इस मॉड्यूल का 2.5 कवर किया, जिसमें 5 सेक्शन हमने कवर किए। 18 19 बहुत इंपॉर्टेंट था, 20 21 22। ठीक है, तो ये आपको डे 3 का था, आपका डे 3 था। डे 3 में इतने सेक्शंस आपने कवर किए, और उम्मीद करते हैं कि आपको डे 3 सही गया रहेगा। यूनिट 2 जो बड़ा है, छोटे 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 सेक्शन है, मतलब आप देखोगे अभी पहले लेक्चर में एक ही हुआ, दूसरे लेक्चर में 3 पार्ट हुआ, तीसरे लेक्चर में वापस एक ही हुआ 2.5। अब हो सकता है अगले में और ज्यादा हो जाए। चलो यहाँ पे रुकते हैं, धन्यवाद।